तो हेलो बच्चों, जैसे आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 3 का बॉयड-शैपर्ड लॉ। बॉयड-शैपर्ड लॉ क्या है वो हम ये पढ़ेंगे आज। तो इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी एट ए पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल इज़ गिवन बाय डी पी। ये बोल रहा है कि बॉयड-शैपर्ड लॉ किस लिए यूज़ किया जाएगा? टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम बॉयड-शैपर्ड लॉ का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए उसने बताया कि जो भी मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पी पे वो इतना होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है कितनी बताई उसने, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r²। वेयर डी बी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, आई करंट है, डी एल करंट एलिमेंट है और साइन थीटा एंगल रहेगा और r²। तो यानी कि ये एक स्टेटमेंट है। तो हम अब इसका प्रूफ करेंगे कि बॉयड-शैपर्ड लॉ ये आया कैसे। ठीक है, तो देखें इसके लिए क्या करा इन्होंने, प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या करा, एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर x और y एक कंडक्टर लिया है। ठीक है, x और y एक कंडक्टर है, ऐसे आप, हाँ, x और y एक कंडक्टर है जिसमें करंट क्या फ्लो कर रही है, I। इसमें करंट क्या फ्लो कर रही है, I करंट है, x टू y डायरेक्शन में है। तो आपको मैंने बताया है जब करंट x टू y फ्लो करेगी तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो ये थंब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट और ये फिंगर आपको बताएंगी डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो आप इस तरफ लो पॉइंट या इस तरफ लो, यानी कि क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड होती है द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो स्पेस होती है जिसके कारण मैग्नेटिक मटेरियल इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो हम उस स्पेस का नाम रखा है हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो आपको सब पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो अब हमने यहाँ पे ये पॉइंट P पॉइंट ले लिया और कंडक्टर से कितनी दूरी पे ये पॉइंट लिया है हमने, मान लेते हैं ये A पॉइंट है और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या मान लिया, r क्या है, बी द पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। तो इसी कंडक्टर पे हमने क्या करा, एक करंट एलिमेंट भी ले लिया। करंट एलिमेंट क्या लिया हमने, A से B तक, वो क्या है, DL। एक तो आपने करंट एलिमेंट लिया है DL और R लिया है पोजीशन वेक्टर। तो देखें R, ये P पॉइंट और इस DL या R वेक्टर और DL में कितना एंगल है, 90 डिग्री लग रहा है। तो यानी कि इन दोनों में एंगल क्या हुआ, थीटा। इन दोनों में एंगल कितना आ गया, थीटा एंगल आ गया। इसका मतलब इस करंट एलिमेंट के कारण इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे अगर आप P पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। तो अब आपने क्या करना है कि जैसे कि आपको जो मैं बोलूँगा वो आप लिख सकते हैं, या मैं थोड़ा यहाँ पे लिख दूँगा और फिर आप नोट कर लेना। तो देखें यहाँ पे अब आपको प्रूफ करना है, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। मैंने एक स्टेप बनाया है। फर्स्ट स्टेप में जो यहाँ पे डायग्राम में है वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा है। इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं लिखना है इस क्वेश्चन में। तो मैंने बताया लेट अस टेक ए कंडक्टर एक्स वाई। हमने एक्स वाई कंडक्टर लिया, कैरिंग करंट आई इसमें करंट फ्लो कर रही है, एक्स टू वाई में फ़्लो कर रही है। लेट फिर हमने क्या करा, ए बी स्मॉल एलिमेंट लिया, डी एल करंट एलिमेंट, लेट P बी द पॉइंट एट विच द मैग्नेटिक फील्ड। वो P पॉइंट ये है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। आप इस तरफ कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इस तरफ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट R क्या है, R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द करंट एलिमेंट, यानी कि करंट एलिमेंट DL, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन R एंड DL। तो हम यहाँ पे देखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो P पॉइंट पे आएगा वो डिपेंड करेगा सर्टन फैक्टर पे। वो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं वो मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा यहाँ पे। तो देखें ये डायग्राम मैंने फिर से बनाई है, यहाँ जगह कम थी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
स्टेप जो आपका सेकंड होगा उसमें क्या है, इस करंट एलिमेंट के कारण, इस करंट एलिमेंट DL के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो आपको बतानी है। तो देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक तो मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड कर रही है, मैंने बताया जितनी ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितनी कम करंट की वैल्यू उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। एक तो ये है फर्स्ट इक्वेशन आपकी। दूसरा ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि करंट एलिमेंट DL के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेकंड, आपने ये सेकंड ले लिया, मतलब कि ये। थर्ड क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एंगल, एंगल हमने क्या लिया, साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा लेंगे। अगर ये DL इधर होता तो हम कॉस थीटा लेते, ये आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में। तो अब ये परपेंडिकुलर दोनों में थीटा है तो परपेंडिकुलर लग रहा है, 90 डिग्री एंगल है, इसीलिए साइन थीटा लिया गया है। तो यानी कि ये इक्वेशन आपकी थर्ड बन जाएगी। अब आपने फोर्थ क्या बताया, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी और दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर का स्क्वायर, ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। आपने क्या करा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को कंबाइन करा। अगर आपने फोर्थ को कंबाइन करा तो DB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, फिर DL, फिर साइन थीटा, फिर अपॉन में आर स्क्वायर। तो DB की वैल्यू, इसको हटाएंगे तो K लिखेंगे, IDL साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये DB की वैल्यू है, ठीक है, ये DB है। तो K क्या है, K क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रहेगा, मैग्नेटिज्म में है। और K की वैल्यू रहती है K की वैल्यू रहती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, K की वैल्यू इतनी। अब ये वैल्यू आप इसमें रिप्लेस करेंगे, इस इक्वेशन फिफ्थ में आपने इसको रिप्लेस किया जाएगा। तो देखें, जब आप उसमें DB इज इक्वल टू K की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बॉयड-सैबार्ट लॉ ने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी और उसका मैग्नीट्यूड ये है। तो इतना आपको ये याद रखना है बॉयड-सैबार्ट लॉ में। थैंक यू।